हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज 1 जनवरी है, 2024 का पहला दिन है और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही वीवीआई टॉपिक सेमीकंडक्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव। और यहाँ अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव जो करवाने वाले सेमीकंडक्टर का, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इस टॉपिक से आपका कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह भी देख रहे होंगे जो कि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको भी वीडियो का लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर में धारा वृद्धि गुणांक देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन दिया गया, किसी ट्रांजिस्टर में धारा वृद्धि गुणांक ए और बी, यहां अल्फा और बीटा होगा। अल्फा और बीटा के बीच क्या संबंध है, अल्फा और बीटा के बीच क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहां एक संबंध है जो आपको हम बताएंगे। अल्फा इक्वल टू होता है बीटा बाय 1 प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर बीटा का बात करें हम लोग तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा बाय, बीटा का बात करें तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ये संबंध होता है। यहाँ देखा जाए ये वाला ऑप्शन आपका कहाँ है, तो ये ऑप्शन आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही है। अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा जो आपका पहला ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते, पी टाइप के जर्मेनियम अर्धचालक मादित होते हैं, मतलब डॉपिंग होते हैं। देखिए क्या होता है, अगर अर्धचालक की बात करें हम लोग, अगर अर्धचालक में बाहर से हम लोग कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो आपके पास सेमीकंडक्टर बनता है वो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग डॉपिंग बोलते हैं, हिंदी में मादित बोलते हैं। तो बोला गया कि पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक डैश से मादित होते हैं, मतलब क्या मिलाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पी टाइप का अर्धचालक बनाना हो तो हमको क्या करना होगा, ट्राइवैलेंट एलिमेंट मिलाना होगा। और अगर आपको एन टाइप का अर्धचालक बनाना हो तो आपको पेंटावैलेंट एलिमेंट मिलाना होगा। अगर ट्राइवैलेंट एलिमेंट का बात करें हम लोग तो एल्युमिनियम होता है, इंडियम होता है, गैलियम होता है, बोरोन होता है, ये सब चीज़। यहाँ देखा जाए एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम ये सब देखा है, तो यहाँ पर इंडियम आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्राइवैलेंट एलिमेंट है। और ट्राइवैलेंट एलिमेंट को मिलाने पर ही आपका क्या बनेगा, पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। तो आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा इंडियम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, बोला जा रहा है 15 का द्विचर तुल्यांक है। द्विचर तुल्यांक मतलब हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। द्विचर तुल्यांक का मतलब हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, किसके लिए, तो 15 के लिए। तो हम लोग तरीका है आपके पास में, जिसका भी बाइनरी नंबर निकालना होगा उस नंबर को लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, 2 से भागा देते जाएंगे। ठीक है, और 2 से भाग देने का तरीका क्या होगा, भाग देने के बाद जितना टाइम चलेगा उसको नीचे ले जाए। जैसे 2 से अगर मान लो 15 को देना है तो 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा नीचे आपका। ठीक है, और बाकी जो बच गया आपके पास 7 दूनी 14, 1 बच गया, 1 को यहाँ लिखेंगे हम लोग। फिर 2 से चलेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 1 यहाँ बच गया, यहाँ लिख देंगे हम लोग। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, बच गया 1, यहाँ लिख देंगे हम लोग। और लास्ट तक देखेंगे हम लोग फाइनली, तो आपके पास क्या बच गया, नीचे से ऊपर जाएंगे 1 1 1 1, 4 1 मिला आपके पास में। देखिए 4 1 आपका कहाँ पर है, तो 4 1 आपका यहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में। तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा संबंध सही है ट्रांजिस्टर के लिए। तो ट्रांजिस्टर का अल्फा बीटा का संबंध पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ हम लोग बात करें अल्फा और बीटा का, तो बीटा का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है और अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है। जब दोनों को मिला दिया जाए तो बीटा जो है अल्फा से क्या होता है, ग्रेटर होता है। मतलब बीटा अल्फा से ग्रेटर होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, अल्फा से ज़्यादा आपका होगा। क्लियर है, चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर की तरफ। तो देखिए ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है आपका,
बोला गया नैंड गेट के दोनों निवेश को जोड़ दिया जाए। नैंड गेट का मतलब क्या हो गया, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। नैंड का मतलब हो गया एंड गेट किस तरह से बनता है, ये आपका एंड गेट बनता है, ठीक है, ये एंड गेट है। अब क्या बोला है इसमें कि अगर नैंड गेट कैसे बनेगा, तो ये आपका नैंड गेट बना, यानी एंड गेट के साथ अगर नॉट लगा दे तब जो गेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैंड गेट बोलेंगे। तो अब क्या क्वेश्चन था आपके पास, नैंड गेट जो आपके पास है, नैंड गेट के दोनों निवेश को जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों इनपुट को जोड़ दिया जाए। देखिए ये दोनों इनपुट है, इसको जोड़ करके एक बना दिए, मतलब जो इनपुट यहाँ देंगे वही इनपुट यहाँ आएगा। और यहाँ देखिए अब एक इनपुट एक आउटपुट कौन सा गेट होता है, ये नॉट गेट बनाता है। एक इनपुट एक आउटपुट कौन सा गेट बनाएगा, नॉट गेट। तो आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब दोनों इनपुट को, दोनों निवेश को जोड़ दिया जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक नॉट गेट है आपका। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया एक अर्धचालक डायोड में पी साइड को पृथ्वी से एवं एन साइड को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए। याद कीजिए बताए थे आपको, अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो वहां भी देखे होंगे क्या होता है कि अगर आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को अगर नेगेटिव के साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार से जो सेमीकंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर का जो बाइसिंग होता है इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। यहाँ देखिए क्या बोला, एन साइड नेगेटिव है, को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे मतलब फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट प्रवाहित होगा, मतलब चालन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है। अगर कोई ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर में चालन किसके कारण होता है, तो चालन जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है, होल के कारण भी होता है। तो तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है कि P एवं N प्रकार के अर्धचालक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह दिया गया है और आपका क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया, पिछले साल का क्वेश्चन में आया हुआ है। बोला गया P एवं N प्रकार के अर्धचालक होते हैं, तो कोई भी अर्धचालक हो, चाहे P टाइप हो या N टाइप हो, अगर बोला जाएगा तो वो विद्युत उदासीन होता है। वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 8 नंबर का आंसर। क्लियर। अगर वीडियो आपको सही लग रहा होगा तो वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही अगर आपको वीडियो सही लग रहा है अभी तो आप लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। बोला जा रहा है अवक्षय क्षेत्र में होते हैं। अवक्षय क्षेत्र का मतलब होता है डिप्लेशन लेयर। अब डिप्लेशन लेयर क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास ये आपका मान लो बहुत सारा बात है, जैसे ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप कैसे बना था, तो इसमें हम लोग ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलाए थे। ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा। पेंटावैलेंट मिलाएंगे, पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब दोनों को मिला दिए, एक तरफ पी टाइप हो गया, एक तरफ एन टाइप हो गया। अब पी में होल्स ज़्यादा होगा और एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। जहाँ पर मिलाएंगे वहाँ पर इसका रिकम्बिनेशन होगा, होल्स इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाएगा। और रिकम्बाइन हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, एक परत बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षय परत बोलेंगे, डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। बोला जा रहा है अवक्षय क्षेत्र में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल वीवर, इलेक्ट्रॉन एवं वीवर दोनों, इलेक्ट्रॉन एवं वीवर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और वीवर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन और वीवर मतलब होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलते हैं और ये एक दूसरे से मिलकर के रिकम्बाइन हो जाते हैं। और रिकम्बाइन हो जाते हैं मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर चार्ज कैरियर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी 9 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, ट्रांजिस्टर में अल्फा एवं बीटा की धारा गुणांकों में संबंध है। अभी देखे थे हम लोग अल्फा इक्वल टू क्या था, बीटा बाई 1 प्लस बीटा। देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा बाई 1 प्लस बीटा। आपके पास आंसर आ गया है जो कि 10 नंबर का आंसर आपका है। क्लियर है। चलते हैं 11 नंबर में।
11 का ऑप्शन अलग हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए मिल गया ऑप्शन, इसका नीचे है। तो देखिए क्या है 11 नंबर में बोला जा रहा है a बराबर 1 b बराबर 0 a डॉट बी प्लस a डॉट ए बुलियन बीजगणित तो निम्नलिखित किसके बराबर होगा। देखिए क्या है आपके पास बोला गया यहाँ क्या a बराबर आपका 1 दिया गया है, ठीक है, और b बराबर कितना दिया है 0। तो बोला है a डॉट b पहले निकालिए। तो a डॉट b का बात करेंगे हम लोग तो 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा 0। फिर बोला a डॉट a निकालिए, a का मान कितना है 1 और डॉट 1 ये मिला कितना होगा 1। अब बोला है a डॉट ये हो गया a डॉट b और ये हो गया a डॉट a। अब बोला है क्या a डॉट b प्लस a डॉट a कीजिए। तो a डॉट b किए अगर हम लोग यानी ये निकला था 0 और a डॉट a किए ये निकला था 1। 0 प्लस 1 1 1 किसका वैल्यू है a का। इसका आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी a का आंसर हो जाएगा a। 11 का आंसर हो जाएगा a ही आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। अंतः अर्धचालक का मतलब हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर आपका दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें किसी भी तरह का इम्प्यूरिटी नहीं मिलाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जब हम लोग इम्प्यूरिटी मिला देंगे तब जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ बात हो रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, मतलब प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर का। जब आपका सेमीकंडक्टर प्योर होगा तो उस समय विद्युत प्रवाहित होने के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए दो कंडीशन चाहिए। या तो उसको डॉपिंग करना पड़ेगा, डॉपिंग का मतलब बाहर से इम्प्यूरिटी मिलाना होगा, या तो उसको हीट करना होगा, गर्म करना होगा बहुत ज़्यादा। तो देखिए डॉपिंग वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तभी संभव होगा जब तापमान को उच्च कर दिया जाए, तापमान बढ़ाया जाएगा तो जो आपके पास सेमीकंडक्टर है उसका कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, और कोवैलेंट बॉन्ड टूट करके जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्शन में भाग लेगा और चालक से होकर के, सेमीकंडक्टर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला जा रहा है, सूत्र सिग्मा इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच में सिग्मा क्या है। बहुत आसान सी बात है, सिग्मा किसको दिखाता है, चालकता को दिखाता है, कंडक्टिविटी को दिखाता है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा क्या कहलाएगा, सौर सेल कहलाएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करेगा, सौर सेल करेगा। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल वाला जो पैनल है वो कहाँ उपयोग होता है, तो कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसमें यूज किया जाता है सौर सेल पैनल का। वैसे तो बहुत जगह यूज होता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या है, मंगल पर, चंद्रमा पर कृत्रिम उपग्रह। तो अभी आपके पास क्या है, कृत्रिम उपग्रह पर हम लोग क्या करते हैं, सौर पैनल का उपयोग करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। अभी जो चंद्रयान मिशन हुआ था उसमें भी सोलर प्लेट का यूज किया गया था ताकि वहां पर एनर्जी मिल सके। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन बोला गया है अग्र अभिनति। बोला गया अग्र अभिनति। अग्र अभिनति का मतलब होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। एक होता है रिवर्स बाइसिंग, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग और आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। रिवर्स का मतलब बाइसिंग का एक ऐसा प्रकार, रिवर्स का मतलब बाइसिंग का एक ऐसा प्रकार जिसमें अपोजिट समझिए कि पोलैरिटी को जोड़ा है। जैसे मान लीजिए पी टाइप है, पी टाइप को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, एन टाइप को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, मतलब अपोजिट पोलैरिटी होगा तो उसको रिवर्स बाइसिंग कहेंगे। लेकिन अगर बात आ जाएगा, अगर पी टाइप को पॉजिटिव के साथ, एन टाइप को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाएगा तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। देखिए क्या बोला, अग्र अभिनति। अग्र अभिनति को ही हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग।
तो फॉरवर्ड बायसिंग एक ऐसा स्थिति है जिसमें पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। बोला कि अगर फॉरवर्ड बायस में पीएन संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश अगर उत्सर्जित होता है तो इस प्रकार के डायोड को बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड हम लोग कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीएपी गैलियम फॉस्फाइड संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। गैलियम फॉस्फाइड संधि मतलब हो गया जंक्शन के बारे में बोला जा रहा है। गैलियम फॉस्फाइड का जो जंक्शन बनेगा वहां से कौन सा प्रकाश उत्सर्जित होगा, तो लाल एवं हरा प्रकाश उत्सर्जित होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जब एलईडी रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तब क्या होता है, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। मतलब यहाँ पर देखिए एक है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा, प्रकाश अवशोषित भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन होगा कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 18 का। नॉट गेट बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो नॉट गेट बनाना है तो कॉमन एमीटर प्रयोग करना होगा। अब कॉमन एमीटर का यूज देखिए, यहाँ कॉमन बेस है, बेस कॉमन है, यहाँ बेस कॉमन है, यहाँ एमीटर कॉमन है, यहाँ ओमीटर कॉमन है। याद रखिएगा नॉट गेट बनाना है कॉमन एमीटर होना चाहिए। अब उसमें भी ऑप्शन देख लेते हैं। आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीपीएन ट्रांजिस्टर है। पीपीएन ट्रांजिस्टर कोई होता नहीं है, क्या होगा आपके पास, एनपीएन ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर मॉड यूज करेंगे तो ये आपका यूज होगा किसके लिए, नॉट गेट बनाने के लिए प्रयोग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। अगर वीडियो सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अभी फ्यूचर में बोर्ड से पहले बहुत सारा कुछ न कुछ क्वेश्चन इसमें डाला जाएगा जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लिंक को अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिएगा जो भी इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, द्विधारी संख्या का एक का मान है। मतलब द्विधारी मतलब क्या हो गया, बाइनरी नंबर के बारे में बोला जा रहा है। अगर आपके पास बाइनरी नंबर 111 है तो इसका मान कितना होगा। देखिए हम लोग इससे तरीका भी सीख लेंगे। 111 है, हम लोग इधर से शुरू करेंगे। हम लोग इसका पावर लिखेंगे 0, इसका 1, इसका 2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और जैसे ये 1 है तो इसके लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर 0, ऐसे लिखेंगे। इसको लिखना है, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर 1, यानी ये लिखना है और इसका गुना करना है 2 का पावर ये वाला पावर। जैसे इसको लिखना है, ये 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 2 ऐसे लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 का पावर 0 मतलब कितना 1, 1 गुना 1 1, 2 का पावर 1 मतलब कितना 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। ये 1 हुआ, ये 2 हो गया। यहाँ देखिए 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 1 कितना होगा 4। तो 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी में 7। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे अभी आपके पास 1 1 1 है, शुरू करेंगे। पहला होता है 1, दूसरा 2, तीसरा 4। जैसे देखो 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 दूनी 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे लिखते जाएंगे कंटिन्यू। और जितना जगह 1 रहेगा वो सब वैल्यू को जोड़ देंगे। जैसे ये तीनों में 1 है, 4 2 6 1 7, इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगर मान लिया और आपका एक 1 होता है, 8 4 12 14 1 15 हो जाता है। देखो 4 को 1 वाला 15 आया था इससे पहले। अगर मान लीजिए एक और 1 रहता तो कितना होता, 15 16 31 हो जाता। इस तरह से होता। मान लो ये वाला 0 रहता तो इसको 0 करते, बाकी को जोड़ देते। 16 8 24, 24 4 28, 28 1 कितना हो गया 29 हो जाता। जो जहाँ जहाँ 1 है वो वैल्यू जुड़ेगा उसको लिख लेंगे, बाकी को हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी लॉजिक गेट का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं। सभी लॉजिक गेट का बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब यूनिवर्सल गेट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलता है तो आपका एंड गेट, और गेट, नॉट गेट होता है। लेकिन बोला क्या, सभी लॉजिक गेट का बिल्डिंग ब्लॉक, सभी के लिए, यानी यूनिवर्सल गेट कौन है, नैंड गेट, नॉट गेट होता है। यहाँ एक ही ऑप्शन है नैंड गेट। नैंड गेट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गेट हो जाएगा, यानी 21 का आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, एक एम्पलीफायर से ऑसिलेटर बनाने के लिए फीडबैक का वैल्यू होता है। ध्यान दीजिएगा, एम्पलीफायर का यूज जब ऑसिलेटर बनाने में करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को फीडबैक का जरूरत पड़ता है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब 22 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका आंसर सही। क्लियर,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्रेरणिक संबद्धता में प्रयुक्त होता है। प्रेरणिक संबद्धता का मतलब होता है इंडक्टिव कपलिंग। इंडक्टिव कपलिंग में कपल में क्या, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये दो चीज मिलकर के जुड़ता है, और ये दोनों चीज अगर साथ में जुड़ रहा है इसको बोलेंगे परस्पर प्रेरण संबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी संबंध होगा। इंडक्टिव कपलिंग में क्या होगा, परस्पर प्रेरण संबंध होगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, परस्पर प्रेरण संबंध, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर में, एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति प्रयोग करता है। कोई ट्रांजिस्टर है, ये स्विच की भांति कब प्रयोग करेगा, ऑप्शन है आपका सक्रिय मोड, कट ऑफ मोड, संतृप्त अवस्था और बी एंड सी। तो देखिए इसका दो अवस्था, एक कट ऑफ अवस्था होता है, एक आपका होता है सक्रिय अवस्था, मतलब इसमें ऑफ है, इसमें आपका क्या है, कट ऑफ है, बंद है, और ये सैचुरेशन है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये दो स्थिति होगा जब ये स्विच की भांति काम करेगा, कट ऑफ स्टेट और संतृप्त स्टेट, यानी कि बी एंड सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 24 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका। क्लियर है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या बोला जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। कहने का मतलब है दशमलव अंक प्रणाली का बात बोला जा रहा है, ठीक है। दशमलव अंक प्रणाली का मतलब हो गया कि डेसिमल संख्या 27 है और बोला जा रहा है उसका द्विधारी पद्धति में वैल्यू कितना होगा, मतलब बाइनरी में वैल्यू कितना होगा, किसका, 27 का पूछा जा रहा है। तो 27 का हम लोग निकालते हैं डेसिमल, देखिए कितना होगा 27 का डेसिमल, 27 है, डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलेंगे, 2 से बदलेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचेगा 1 को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 2 से फिर भागा देंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, 6 दूनी 12 बच जाएगा 1 यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 से भागा दे दीजिए, 2 तिहाई 6 बच जाएगा 1 यहाँ लिख दीजिए, सॉरी 1 मिनट फिर से करते हैं, इसको थोड़ा गलत हो गया है। 27 है, 2 से भाग दे दीजिए, 13 दूनी 26 तो बच गया 1, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12 बच गया 1, फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 तिहाई 6 पूरा पूरा लग गया, बच गया 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 अब पूरा पूरा नहीं लगा, 1 बचा हुआ है, अब ये हो गया 11011 आपका आंसर होगा। देखो कहीं पर 11011, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 11011 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही आंसर होगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर। 26 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन के बैंड रिक्तता होते हैं। बैंड रिक्तता मतलब खाली स्थान के बारे में बोला जा रहा है, खाली स्थान बैंड रिक्तता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, ये होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके पास सिलिकॉन के लिए हो जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर में, देखिए 27 नंबर क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक डायोड प्रयुक्त हो सकते हैं। एक डायोड का प्रयोग होता है, डायोड का प्रयोग हम लोग रेक्टिफायर बनाने के लिए करते हैं और रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। तो एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा, डायोड का प्रयोग होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्लियर। चलते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 28 और 29 देखेंगे, बाकी 30 तो दूसरा पेज में चला गया है, कोई बात नहीं। 28 में देखिए फिर एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, क्या आया देखिए, दशमिक संख्या में 25 द्विधारी में लिखे, 25 को लिखना है आपको, 25 को। तो क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा, 25 लिखेंगे और 25 को लिखेंगे 2 से,
तो 2 से हो जाएगा 12 दूनी 24, बच जाएगा 1। फिर 2 से होगा 2 छक्के 12, पूरा पूरा लग गया 0। फिर 2 से हो गया 2 तिहाई 6, पूरा पूरा लग गया 0। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 1 बच गया 11001। देखिए कहीं पर होगा 11001, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। क्लियर? 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आंसर आपका 28 का सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नॉर गेट का लॉजिक सिंबल क्या होता है? नॉर गेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और गेट का नेगेटिव को हम लोग नॉर गेट बोलते हैं। पहले हम लोग समझेंगे और गेट क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दो सब गेट को। जैसे ये गेट के बारे में जाने हम लोग, इसको हम लोग एंड गेट बोलते हैं। इसमें 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, जो आता है A डॉट B आता है। ठीक है। और गेट का बात करेंगे, ये और गेट होता है। और गेट में 2 इनपुट होता है, जैसे A और B, और 1 आउटपुट होता है जो बनाता है A प्लस B बनाता है। ठीक है। ये आपका नॉट गेट होता है। नॉट गेट में आपका 1 इनपुट होता है और 1 ही आउटपुट होता है, लेकिन इसमें यहाँ बबल्स लगा रहता है और यहाँ कम्प्लीमेंट लगा रहता है। मतलब अगर इधर 0 देंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, अगर यहाँ 1 देंगे 0 मिलेगा। इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसका काम होता है फंक्शन को सिर्फ इन्वर्ट करना, बदलते रहना। ठीक है, ये इसका फंक्शन का काम होता है। क्लियर? तो बोला गया है क्या यहाँ पर, नॉर गेट का लॉजिक होता है। तो और गेट आपका कौन हो गया? ये वाला, ये और गेट है। आईसी में नॉट लगा दो, यही होता है नॉर गेट। तो देखिए ये आपका हो गया ये, और ये लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉर गेट। ये हो गया आपका नॉर गेट। बोलिए सर ये भी तो हो सकता है। नहीं, इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ नहीं, ये तो एंड का फंक्शन है, ये तो होगा ही नहीं। और बाकी अगर बात करें इसका, तो ये नॉट का फंक्शन है, इसमें भी होगा नहीं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बोलिए सर और बाकी बबल्स काहे दिया है? तो ये वाला इनपुट को शो करता है और ये वाला आउटपुट को शो करता है। मेन जो आपका रिजल्ट देता है, इसके कारण हम लोग समझेंगे ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है आपका। क्लियर है? चलते हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है मूल गेट कौन सा है? मूल गेट बोला जा रहा है। मूल गेट बेसिक गेट है। देखिए बेसिक गेट के बारे में बोला जाए, एंड गेट और नॉट गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक गेट बोलते हैं। किसको किसको? एंड गेट और नॉट गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक लॉजिक गेट हम लोग कहते हैं। तो जहां भी एंड गेट, और गेट, नॉट गेट रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर तीनों लगा हुआ है, एंड गेट और नॉट गेट लगा हुआ है, मतलब यही आपका क्या हो गया, बेसिक लॉजिक गेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर से निकलने वाले धारा 2 मिली एम्पियर है और संग्राही धारा 1.8 मिली एम्पियर है, तो बेस धारा कितना होगा? बेस धारा मतलब आईबी का मान दिया हुआ है कितना, 1। आईबी का मान आपको निकालना है। आईबी का मान कितना, ये आपको निकालना है। संग्राही मतलब होता है कलेक्टर धारा मतलब आईसी का मान आपका दिया है 1.8 मिली एम्पियर। और पूछा है बाद में एक तो क्या आईबी यानी आईई पूछा है, यानी एमीटर करंट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। निकलने वाली करंट, एमीटर मतलब निकलने वाली, इमिट करने वाली करंट कितना होगा, ये पूछा है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी होता है। आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। अगर यहां से देखा जाए आई का मान आपको आपके पास दिया हुआ है अच्छा, निकलने वाली धारा आपका दिया है, निकलने वाली धारा यानी एमिट वाला आई का मान दिया हुआ है आपका कितना, 2 मिली एम्पियर आपके पास दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आई का मान दिया है, निकलने वाली करंट एमीटर करंट दिया हुआ है, आई का मान दिया है 2 मिली एम्पियर। आई का मान दिया है आपका 2 मिली एम्पियर। एमीटर करंट दिया है, निकलने वाली करंट 2 मिली एम्पियर। और यहाँ बेस धारा का मान कितना होगा, आई बी आपको निकालना है। और बच गया कलेक्टर करंट यानी आईसी का मान दिया 1.8 मिली एम्पियर। आपके पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई बी प्लस
IC होता है। देखो IE का वैल्यू आपके पास दिया है 2 मिली एम्पियर, IB आपको निकालना है और IC का मान दिया है 1.8 मिली एम्पियर। जब 2 में से 1.8 को घटाएंगे तो बच जाएगा बेस करंट जो होगा 0.2 मिली एम्पियर, और 0.2 मिली एम्पियर ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला होता है IE इक्वल टू IB प्लस IC। क्या क्या दिया है, कैसे पता लगाएंगे? देखिए यहाँ पर दिया है संग्रह, संग्रह मतलब होता है कलेक्शन, संग्रह मतलब क्या होता है कलेक्शन, यानी कलेक्टर करंट आपका दिया हुआ है। और यहाँ बोला है बेस करंट निकाले, IB निकाले, तो बचा क्या एमीटर करंट के बारे में, ठीक है। यानी पहला वैल्यू दिया, ये क्या दिया एमीटर करंट, वैसे भी निकला लिखा हुआ निकलने वाली, निकलना मतलब एमीट, एमीट मतलब एमीटर करंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला जा रहा है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन आपके पास है। यदि a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 1, तो a b c का कंप्लीमेंट का मान कितना होगा? देखिए आपके पास a का मान दे दिया, b का मान दे दिया, c का मान दे दिया। a का मान दे दिया 1, b का मान दे दिया 0, c का मान दे दिया है 1। तो बोला है a b c का कंप्लीमेंट। इसका मीनिंग होता है कि जब आप इस कंप्लीमेंट को तोड़िएगा तो इसका मतलब होता है a का कंप्लीमेंट प्लस b का कंप्लीमेंट प्लस c का कंप्लीमेंट, ये होता है। तोड़ देते हैं तब अलग अलग। अब a का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो a है उसका उल्टा, a का मान 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा 0। b का कंप्लीमेंट मतलब b का उल्टा, तो 0 है तो होगा क्या यहाँ पर 1 होगा। और c का कंप्लीमेंट, c का वैल्यू 1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सबको जोड़ना तो रिजल्ट क्या होगा 1 हो जाएगा, होगा ना। सबको जोड़ के रिजल्ट क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट देखो 1 होगा, और 1 होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। 32 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो कि आपका दिया हुआ है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन में 1 दिया है, सही होगा। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ए बी सी का कंप्लीमेंट दिया हुआ तो इसका मतलब है ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, अलग अलग तोड़ेंगे, और जैसे तोड़ेंगे तो जितना गुना है सब किसमें बदल जाएगा, जोड़ में बदल जाएगा। सब किसमें बदल जाएगा, जोड़ में बदल जाएगा। अब कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए का कंप्लीमेंट, ए का वैल्यू 1 है तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा 0, प्लस बी का कंप्लीमेंट, बी का वैल्यू 0 है, कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 1। सी का कंप्लीमेंट, सी का वैल्यू 1 है, कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 0। तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 1, यानी 1 का आंसर, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 32 का सही हो जाएगा। क्लियर। चलते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बोला है संक्रिया BCA का लॉजिक गेट होगा। ये कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है BCA देखिए BCA का बात बोला जा रहा है। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, B आपका सही है और CA के ऊपर आपका कंप्लीमेंट लगा हुआ है। यहाँ आपको चेक करना होगा कि कहाँ क्या है। देखिए सबके बीच का संबंध क्या है, गुना है। सबके बीच का संबंध क्या है, गुना है। जैसे B गुना C गुना A। ध्यान से देखिए यहाँ अगर इसका रिजल्ट आप चेक कीजिए, इसका रिजल्ट A और B है, यहाँ पर एंड गेट है। एंड गेट क्या देता है, डॉट देता है, यानी यहाँ पर क्या देगा AB देगा। ये वाला रिजल्ट क्या मिलेगा, AB मिलेगा। इस पर नॉट गेट लगा दिए तो नॉट गेट क्या करता है, इसी रिजल्ट को क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, ऐसे कर देता है। क्लियर। यहाँ पर से इनपुट आया है AB का कंप्लीमेंट और यहाँ से इनपुट गया C। जब दोनों को मिला देंगे तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, गुना करता है। तो गुना करेगा किसको, AB का कंप्लीमेंट को, और साथ में यहाँ क्या है C है, C को। ये होना चाहिए CAB कंप्लीमेंट, लेकिन है क्या BAC का कंप्लीमेंट, मतलब नहीं बनेगा।
वही चीज़ यहाँ देखो, सेम चीज़ यहाँ दिया है, कोई चेंजिंग नहीं है, सारा चीज़। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ए के जगह बी, बी के जगह ए कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए के जगह बी करेंगे, बी के जगह ए, तो वही चीज़ होगा, बी ए हो जाएगा। इसका कंप्लीमेंट बी ए का कंप्लीमेंट बनेगा। यहाँ से सी आ रहा था, मिल करके बनेगा बी ए सी, और बी ए और सी बाहर हो जाएगा। ऐसा कुछ रिजल्ट है ही नहीं। चौथा, तीसरा ऑप्शन जाते हैं तो देखो सी और बी मिलेगा, एंड गेट है तो रिजल्ट क्या देगा, सी बी देगा। यहाँ उससे नॉट गेट लगा दें, सी बी का कंप्लीमेंट रहेगा। यहाँ ए आया है, ए और सी बी जोड़ देंगे तो ऐसा होगा, ए बाहर सी बी अंदर। देखिए कहीं पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। और चौथा है नॉन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा। देखो 0 डिग्री केल्विन का मतलब है जीरो टेम्परेचर का बात बोला जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि चालक का बात करें पहले, चालक में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है, उल्टा हो जाएगा। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तो तापमान घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान पूरे शून्य हो गया तो बढ़ के क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का क्या होगा, कुचालक की तरह काम करेगा। क्योंकि तापमान क्या हो गया, शून्य होगा, बहुत जीरो तापमान हो जाए। तापमान घटते गया घटते गया घटते गया, प्रतिरोध बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा हो जाएगा ये कैसा होगा, कुचालक की तरह काम करने लगेगा आपका। क्लियर है। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, बैक टू बैक पीएन जंक्शन के आविष्कारक, मतलब सीधे पूछा जा रहा है पीएन जंक्शन के आविष्कारक शॉकले कौन है आपका, डब्ल्यू शॉकले। पीएन जंक्शन के आविष्कारक कौन है, डब्ल्यू शॉकले आपका पीएन जंक्शन के आविष्कारक माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के अब लोग देखते हैं क्या है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। बोला गया एलईडी से प्रकाश पाने के लिए बैंड गैप का प्रयास। कहने का मतलब अगर आपके पास एलईडी है तो बैंड गैप समझ रहे हैं, जो गैप होता है आपका कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड के बीच का, इस गैप का रेंज कितना होना चाहिए। तो याद रखिए, ये सब क्वेश्चन याद रखने वाला चीज़ है। इसका रेंज होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। बैंड गैप का प्रयास होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होना चाहिए आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में त्रिसंयोजक मिलाया जाता है, लेकिन पी टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, त्रिसंयोजक मतलब ट्राइवैलेंट मिलाते हैं। लेकिन एन टाइप प्राप्त करने के लिए क्या होगा, पेंटावैलेंट, सिंपल सी बात है, पंच संयोजक मिलाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालकता बैंड के बीच होता है। कुचालक बोला जा रहा है इंसुलेटर, संयोजक बैंड मतलब कंडक्शन बैंड, चालन बैंड सॉरी कंडक्शन बैंड तथा चालकता बैंड, संयोजक बैंड मतलब वैलेंसी बैंड, और चालकता बैंड मतलब कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होगा बहुत ज़्यादा। तो कुचालक है ना, चौड़ा बैंड गैप ये वाला होगा, ये वाला होगा, उसका बैंड गैप क्या होगा, चौड़ा होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा, तब ना उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा कंडक्शन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो चौड़ा बैंड गैप होगा। तो 38 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। 39 नंबर देखिए क्या है आपके पास, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड का चालन बैंड। सुचालक पदार्थ बोला जा रहा है, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच का गैप पतला होगा। अच्छा सुचालक है ना, कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये होगा, कोई भी रिक्त स्थान नहीं होगा। सुचालक का बात बोला रहा है, यानी कि चालक का बात, कंडक्टर में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच अर्धचालक बोला जाए, अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच का गैप क्या होगा, चौड़ा तो होगा नहीं, ना तो पतला ना ही चौड़ा गैप,
पतला बैंड गैप, ये वाला ऑप्शन इसका होगा, बी नंबर ऑप्शन। अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच का गैप होगा, पतला बैंड गैप होता है, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, चालक पदार्थों का चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से, चालक पदार्थों का कौन सा बैंड बोल रहा है, चालन बैंड। चालन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड के बारे में बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉन से तो भरा हुआ रहता है आपका कौन, वैलेंसी बैंड, लेकिन यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन पहुंचता है बाद में, मतलब क्या होता है, अंशतः भरा हुआ रहता है, धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, ठीक है, ये चीज होगा 41 का। 42 नंबर क्या है देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक के मुख्य धारावाहक होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर एन प्रकार के धारावाहक है तो एन प्रकार में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा, अगर पी प्रकार रहता तो क्या होता है, होल्स का अधिकता रहता है। तो एन प्रकार है तो कौन अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, पी प्रकार अर्धचालक के मुख्य धारावाहक, सेम क्वेश्चन आ गया। अब पी प्रकार आ गया तो पी प्रकार में क्या होगा, होल्स का अधिकता ज्यादा होगा, पी प्रकार है तो होल होगा, एन प्रकार है तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। अब है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोध, कई बार आ चुका है, जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाएंगे प्रतिरोध क्या होगा, घटते जाएगा, मतलब प्रतिरोध क्या होगा इसका, घटते जाएगा। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 45 देखिए क्या बोला जा रहा है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, होल्स के कारण, लेकिन यहाँ केवल लगा हुआ है, केवल नहीं दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण किसी अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 46 नंबर क्वेश्चन, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है। देखिए क्वेश्चन वही आ गया, एन टाइप पी टाइप, अगर एन टाइप बनाना है आपको तो पेंटावैलेंट, पी टाइप बनाना है आपको क्या करेंगे, ट्राइवैलेंट। तो देखिए एन टाइप बनाना है पेंटावैलेंट, मतलब पंच संयोजक तत्व को हम लोग मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में अपद्रव्य क्या मिलाएगा, तो पी प्रकार का है तो त्रिसंयोजक हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप में तत्वों के अपद्रव्य को जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में मिलाने से वे बन जाते हैं। देखिए तृतीय ग्रुप मतलब तीसरा, और तीसरा ग्रुप बनेगा तो वो क्या बनेगा, पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा। यहाँ हो जाएगा आपका पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होते हैं। क्लियर। 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग हम लोग रेक्टिफायर के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि रेक्टिफायर डिस्टकारी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग हम लोग करते हैं रेक्टिफायर बनाने के लिए। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। तो रेक्टिफायर बनाना है आपको, एसी को डीसी में बदलेगा। मॉड्यूलेटर क्या करता है, तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है जब मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है दोलन यानी ऑसिलेटर और आपका प्रवर्धक। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है आपको। पचास नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिश धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र। बोला गया क्या, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर मतलब आप हम लोग जो वोल्टेज लगा रहे हैं कैसा लगा रहे हैं, प्रत्यावर्ती मतलब एसी वोल्टेज अप्लाई करने पर डिश धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र, यानी कि प्रत्यावर्ती को
AC को DC में बदलने वाला आपके पास जो उपकरण है वो क्या है आपका, रेक्टिफायर है। डिस्टकारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। ये आंसर आपका सही होगा, रेक्टिफायर होगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में संधि डायोड व्यवहार में लाया था। पूर्ण तरंग डिस्टकारी का मतलब हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर होता है जिसमें दो डायोड का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दो डायोड का प्रयोग करके हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। तो ये आपका दो डायोड प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में संधि डायोड का व्यवहार किया जाता है। कैसा, तो दो डायोड का व्यवहार आपका किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र। धारा या वोल्टेज को बढ़ाने वाला यंत्र, एम्पलीफाई करने वाला यंत्र एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक। ये एम्पलीफायर का हिंदी मीनिंग है, प्रवर्धक एम्पलीफायर का हिंदी मीनिंग है। तो धारा या वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है, उसके लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रवर्धक हो जाएगा। आपका 52 का आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में, 53 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला गया डायोड का उपयोग किया था। अभी हम लोग देखे थे डायोड को क्या करते, रेक्टिफायर बनाने में। तो ऑप्शन देखिए, रेक्टिफायर आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर के तरफ प्रयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर को बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में विभिन्न धाराओं के बीच संबंध है। अभी तो हम लोग जस्ट देखे थे, क्या देखे थे, IE इक्वल टू IB प्लस IC। देखिए कौन सा ऑप्शन है, IB प्लस C। अच्छा, B प्लस C तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा, BE IE इक्वल टू IB प्लस IC। ऑप्शन यहाँ गलत है, यहाँ E हो जाएगा और यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। IE इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है। ध्यान दीजिएगा, IE इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है। ये चीज़ अभी हम लोग क्वेश्चन भी ऊपर बनाए थे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। याद करो, और गेट प्लस के तरह काम करता है। और गेट एक ऐसा गेट है जो अभी हम लोग बनाए थे। और गेट इस तरह से होता है, इसमें रिजल्ट होता है A प्लस B। तो और गेट बोला ना, तो और गेट का रिजल्ट क्या होगा, Y इक्वल टू A प्लस B। यानी 55 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी Y इक्वल टू A प्लस B हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एंड गेट, याद कीजिए अभी देखे थे, और गेट जो होता है वो प्लस का रिजल्ट देगा और एंड गेट जो है वो क्या करेगा, डॉट वाला रिजल्ट देगा। यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A डॉट B इक्वल टू Y। एंड गेट अगर रहेगा तो रिजल्ट देगा A डॉट B, अगर और गेट रहेगा तो रिजल्ट देगा A प्लस B। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ एंड गेट है क्या देगा, A डॉट B रिजल्ट देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिस तर्क द्वार के दोनों निवेशों को केवल अवस्था 1 रहने पर ही निर्गम प्राप्त होता है, वह तर्क द्वार क्या होता है। तर्क द्वार का मतलब होता है लॉजिक गेट। ठीक है, तर्क द्वार का मतलब क्या होता है, लॉजिक गेट। बोला जा रहा है जिस तर्क द्वार के दोनों निवेशों को केवल अवस्था 1 रहने पर ही निर्गम प्राप्त होता है, वह तर्क द्वार कौन होता है। तो ऑप्शन से आपको सोचना होगा। देखिए आपके पास ऑप्शन है और गेट, और गेट में क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो और गेट का अगर हम लोग बात करें तो और गेट प्लस रिजल्ट देता है। और गेट क्या करता है, प्लस रिजल्ट देगा। एंड गेट का बात करें हम लोग, चलो और गेट का बात करेंगे तो देखो यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला ना, और पहला वाला क्या होगा, 0 होगा। एक मिनट रुक जाइए, आपको समझा देते इसको बढ़िया से। देखिए आपके पास है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और इसका आउटपुट इधर लेंगे तो पहले हम लोग एंड गेट लेते हैं। एंड गेट लेंगे
फिर और गेट लेंगे, क्योंकि एंड और दोनों ऑप्शन है, नॉर भी ऑप्शन है, नैंड भी ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। एंड गेट का बात करें तो एंड गेट डॉट का रिजल्ट देता है, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। और गेट का बात करें, ये प्लस का रिजल्ट देता है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एंड गेट में भी 1 मिला है और गेट में भी 1 मिला है, लेकिन क्वेश्चन में सुनिए, जिस तर्क द्वार के दोनों निवेशों को केवल अवस्था 1 रहने पर, दोनों जब तक 1 रहेगा तभी 1 प्राप्त होगा, तो वह निर्गम कहलाता है। देखो इसमें भी दोनों 1 रहने पर 1 मिला है और इसमें भी 1 रहा है, लेकिन है क्या, इसमें 1 और भी जगह मिला है, लेकिन इसमें एक के अवस्था है जहाँ 1 बोला है। देखिए केवल का मतलब एक के बार 1 होना चाहिए, और एक के बार 1 इस अवस्था में मिला है, बाकी 1 रहने पर भी 0 है। दोनों 1 रहने पर 1 मिला है, लेकिन बाकी जगह 0 है, तो बोला क्या, केवल अवस्था 1 रहने पर ही निर्गम प्राप्त होता है। दोनों अवस्था 1 रहेगा तब होगा, लेकिन केवल का मतलब और जगह 1 नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ भी 1 मिला है, लेकिन बाकी जगह भी 1 मिला है, तो केवल वाला केस में ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा कि यानी कि एंड गेट का रिजल्ट हो जाएगा, एंड गेट यानी कि बी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन दोनों रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी लॉजिक गेट का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना यानी a डॉट p से प्राप्त होता है, अभी देखे थे, तो a डॉट b वाला क्या होता है, एंड गेट होता है a डॉट b, और गेट होता है a प्लस b, तो डॉट वाला क्या होगा, एंड गेट। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 58 का हो जाएगा, एंड गेट यानी 58 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं 59 नंबर में। यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 रहने पर निर्गम 1 प्राप्त हो, तो वह क्या होगा, दोनों अवस्था 0 रहने पर यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 देने पर 1 प्राप्त हो, दोनों को 0 देने पर 1 कब मिलेगा, देखो तो अगर मान लो हम लोग लिखें ऑप्शन ऐसे लिखे, हम लोग ट्रूथ टेबल बात करेंगे, ये ए है आपके पास, ट्रूथ टेबल है ये ए, ये बी, ये वाई इक्वल टू जो भी निकलना होगा। देखो अगर बात करेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, कौन सा, अभी एंड गेट का बात करेंगे, एंड गेट डॉट वाला रिजल्ट देता है 0 0 0 0 0 1, और गेट का बात करेंगे प्लस वाला रिजल्ट देता है ये 1 1 1, ये होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन क्या था, यदि लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को 0 देने पर 1 प्राप्त होगा। देखो 0 देने पर 1 तो कहीं नहीं मिला आपको, ना तो यहाँ मिला आपको, ना तो यहाँ मिला, नहीं मिला, तो क्या करेंगे, ऑप्शन क्या है आपके पास में, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, एंड और तो हुआ नहीं, तो हम लोग अब देखते हैं नॉट गेट भी नहीं है होगा, दोनों निवेश बोला है तो नॉट गेट भी नहीं होगा, नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट होता है, बच गया नॉर गेट। चलो ये है और गेट, और इसी को नेगेटिव कर देंगे, नॉर बनाएंगे, ये देखो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, ये 0, क्योंकि नॉट कंडीशन क्या करता है, नॉट कंडीशन करता है कि 1 को 0 बनाएगा, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, तो ये एक कंडीशन आया नॉर गेट में, जहां पर 0 इनपुट दिए हैं तब भी हमको आउटपुट मिल गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नॉर गेट आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है विद्युत धारा के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कंडक्शन में भाग लेता है। तो कंडक्शन में भाग लेने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पाया जाता है, अच्छा एक मिनट, धारा प्रवाह में शामिल, देखिए जो आपका कंडक्शन में भाग लेता है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ठीक है। लेकिन धारा प्रवाह में शामिल, जिस समय धारा प्रवाह हो रहा है उस समय जो है इलेक्ट्रॉन वो कहाँ रहता है, तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन रहता है आपका
कंडक्शन बैंड में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कंडक्शन बैंड में। धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सिलिकॉन की स्थिति में फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल लगभग अर्धचालक की स्थिति में फॉरबिडन ऊर्जा गैप की चौड़ाई होती है। अर्धचालक के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का चौड़ाई कितना होगा? ये होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप का अर्धचालक के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध, अभी देखे थे हम लोग अर्धचालक का, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, अर्धचालक में अपद्रव्यों को डालने की प्रोसेस से क्या होगा? अगर अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाया जाएगा तो कंडक्शन बढ़ जाएगा वो, और कंडक्शन बढ़ेगा मतलब क्या होगा? उसकी चालकता बढ़ जाएगी। देखो, वे रोधी हो जाएंगे, इंसुलेटर नहीं बनेगा, चालकता घटेगा नहीं, बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? उसकी चालकता बढ़ जाती है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप की चौड़ाई होती है, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है, अधिकतम किस में होती है? तो अधिकतम जो होगा इंसुलेटर में होगा, मतलब अचालक के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है उसका चौड़ाई क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, होल मोबाइल आवेश वाहक होते हैं। होल मतलब क्या हो गया? खाली स्थान। खाली स्थान कहाँ पर पाया जाता है? तो खाली स्थान पाया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप में। फॉरबिडन एनर्जी गैप में खाली स्थान यानी कि होल्स पाए जाते हैं। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। क्लियर? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या है? ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया। बोला गया आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्र का आकार और अपमिश्रण सांद्रता समान होनी चाहिए। ये कभी नहीं होगा, सब चीज समान नहीं होगा। आधार क्षेत्र बारीक और अपमिश्रित होते हैं। हाँ, ये होता है। आधार का जो बेस होता है ना, वो बेस जो होता है ना पतला होता है। ठीक है। तो आधार क्षेत्र क्या हो गया? बारीक हो गया। और अपमिश्रित होते हैं मतलब मिश्रित, मतलब उसमें क्या होता है कि आधार में भी डॉपिंग किया जाता है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ मिक्सिंग अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर, बाकी तो होगा नहीं, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा से दिखाते हैं इसको। ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा क्या होता है? तो कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, यानी आईई, आईसी बाय आईई। आईसी बाय आईई को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा गेन, करंट गेन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का धारा गेन कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलते हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है? देखिए, बोला गया पूर्ण दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आवृत्ति कितनी होगी, निर्गत कितनी होगी? देखो, दो तरह का आपके पास रेक्टिफायर है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का बात करें हम लोग, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट होते हैं वो जैसा है उसी टाइप का मिलता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट जो है वो क्या होता है? डबल हो जाता है। अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति जो है डबल हो जाएगा, यानी कि 2f हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी में। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन आधार में अल्फा का मान इतना दिया हुआ है और धारा अल्फा का मान, बीटा का मान क्या होगा ये निकालने के लिए बोला है पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें फॉर्मूला का, अल्फा इक्वल टू क्या होता है? बीटा बाई 1 प्लस बीटा, ये होता है। अल्फा का मान दिया है 0.9। ठीक है।
बीटा का वैल्यू आपको निकालना है, बाय 1 प्लस बीटा होगा, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.98 उधर हो जाएगा, प्लस 0.98 बीटा भी चल जाएगा, दोनों उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब ये 0.98 है आपके पास में, इधर बीटा का वैल्यू है पहले से, घटा दो 0.98 बीटा, जब 0.98 घटेगा तो बच जाएगा 0.02, ठीक है। बीटा यहाँ पर है 0.98 है, तो ये पॉइंट उड़ा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 1 से हम लोग माइनस कर रहे हैं 0.98, तो देख लीजिए करके, ये हो गया 10 से किसको चल गया 9, ये 0.2, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, ये 100 कैंसिल हो गया, 98/2 हो जाएगा, 98/2 का मतलब 49 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 49 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे, ये भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन आधार में बीटा का मान दिया है 100, तो कॉमन उत्सर्जक में अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा इक्वल टू हम लोग जानते हैं बीटा बाय 1 प्लस बीटा, बस इसी से बना देंगे। बीटा का वैल्यू है 100 बाय 1 प्लस 100, मतलब हो जाएगा 100/101 हो जाएगा। 100/101 को हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा लगभग जब 0.99, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 70 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। क्लियर। ये कुल मिला के आपका टोटल 70 क्वेश्चन हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपका वीडियो 1 घंटा का हो चुका है, और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो 1 घंटा ज़्यादा लंबा नहीं जाए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे सेमीकंडक्टर का, जो आपका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 40-50 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपका सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।